Hello. Yes, sir. Okay. Yes. This is visual. Yes, sir. ठीक है, तो ये स्लाइड कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इंटरप्लेट अर्थक्वेक। पहले क्या था? पहला था इंटरप्लेट अर्थक्वेक, ठीक है। देन सेकंड है इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। इंटरप्लेट अर्थक्वेक क्या होता है और इंट्राप्लेट अर्थक्वेक क्या होता है ये देख लो। बेस्ड ऑन लोकेशन पे है। बेस्ड ऑन लोकेशन द अर्थक्वेक आर क्लासिफाइड। कौन से दो प्रकार? इंटरप्लेट एंड इंट्राप्लेट। फर्स्ट, इंटरप्लेट earthquake. Most earthquake in the world occur along the boundaries of the tectonic plates and are called interplate earthquake. अभी जैसे क्या बोली, धारनी बता रही थी, ठीक है। जो बाउंड्रीज पे जितना भी होती है, तो अबाउट 99% अर्थक्वेक का इंटरप्लेट अर्थक्वेक मीन्स जो लास्ट में होता है वही मूवमेंट ज्यादा करता है, ठीक है। जो उसी पे ज्यादा मूवमेंट होता है, इसी वजह से क्या होता है, हमारा अर्थक्वेक क्रिएट होता है मैक्सिमम। ओके, जैसे एग्जांपल ले लो, आसाम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, फिर असम में फिर अर्थक्वेक आया था, ठीक है। और अभी जब हम काउंट करें 2018 या 20 में, आई थिंक 19 में उत्तराखंड में आया था ना। कब आया था उत्तराखंड में? हेलो सर, अर्थक्वेक नहीं आया था, वो लैंडस्लाइड हुआ था। लैंडस्लाइड हुआ था। 2013 में। हाँ, 2013 में। 2013। और यहाँ झारखंड में भी अर्थक्वेक आया था। कब आया था, याद है? हेलो, नहीं सर। झारखंड में भी आया था 2000, आई थिंक 2015। हाँ, 2015 या 16 है। मैं इस कॉलेज में था, ठीक है। उस टाइम पे अर्थक्वेक आया था यहाँ पर भी, ठीक है। झारखंड में भी अर्थक्वेक आया है। उसके बाद फिर यूपी में भी अर्थक्वेक आया था 2000 आई थिंक 17 में, शायद, मुझे याद है थोड़ा सा। 2017 में आया था, तो बहुत ही लो इंटेंसिटी का था, अभी ज्यादा नहीं था। जो झारखंड में आया था वो भी बहुत लो इंटेंसिटी का था, ठीक है। देन क्या है, इंट्राप्लेट अर्थक्वेक। A number of earthquakes also occur within the plate itself, away from the plate boundaries are called intraplate. Means जो भी प्लेट्स के बाहर में होगा, जो प्लेट्स के एंड में होगा, उसको इंटरप्लेट, एंड विद इन द प्लेट्स और इटसेल्फ जो आएगा वो इंट्राप्लेट अर्थक्वेक, ठीक है। अबाउट 1% अर्थक्वेक और इंट्राप्लेट अर्थक्वेक मीन्स बहुत कम ही आते हैं। इंटरप्लेट मीन्स विद इन जो प्लेट्स होते हैं या फिर प्लेट के मिडिल में होते हैं, बहुत कम आते हैं। ओके, देन आता है बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ। अच्छा, फोकल डेप्थ तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, शायद तुम लोग को बता दिया था कि कितने कितने डेप्थ पे अर्थक्वेक होता है। मीन्स वहां कहाँ से तुम्हारा जनरेट होता है वेव, ये बताए थे ना। हेलो, ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना। ठीक है, शायद तुम लोग को मालूम नहीं है। बेस्ड ऑन फोकल डेप्थ द अर्थक्वेक आर क्लासिफाइड एज कितने प्रकार? शैलो अर्थक्वेक, मीडियम अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक। अब शैलो में मीन्स लेस देन 70 किलोमीटर, ये हो गया शैलो अर्थक्वेक, मीन्स इसका इंटेंसिटी ज्यादा नहीं होता होगा। फिर मीडियम अर्थक्वेक 70 to 300 किलोमीटर। देन डीप अर्थक्वेक कितना है? मोर देन 300 किलोमीटर। ओके, ये हो गया फोकल डेप्थ। इसका मीन्स फोकल डेप्थ कौन सा है यहाँ पे? ये है फोकल डेप्थ, ठीक है। ये फोकल डेप्थ। बेस्ड ऑन साइज और मैग्नीट्यूड, बेस्ड ऑन साइज और मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक और ऑफन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स
कौन कौन सा साइज है? ग्रेट मैग्नीट्यूड कितना होगा? 8 एंड हायर। एनुअल एवरेज नंबर एक बार आता है, ठीक है। मेजर कितना होगा? 7 to 7.9। ये तुम्हारा चार्ट है, चार्ट तुम लोग देख लेना। अच्छा, तुम लोग को हमने ये क्या फॉरवर्ड किया था क्या? नहीं सर, ये यही फॉरवर्ड वाला नहीं किया पीडीएफ बोल है? सर, यही वाला पीडीएफ बोल रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। तो नहीं किए हैं आप? अच्छा नहीं, हाँ शायद मैं नहीं किया। ठीक है, मैं इसको अभी तुम लोग को एलएमएस नहीं चल रहा, प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा उससे। ठीक है, ठीक है, मैं भेज दूंगा किसी तरह से। ओके, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है। देन आता है एपी सेंट्रल डिस्टेंस। अब एपी सेंट्रल डिस्टेंस कौन सा होता है इसमें से? ये एपी सेंट्रल डिस्टेंस मीन्स हमारा अर्थ सरफेस पे आ गया है। अब अर्थ सरफेस से कितना डिस्टेंस तक ये डिस्टर्ब कर सकता है, ये हो गया एपी सेंट्रल डिस्टेंस बेस्ड ऑन एपी सेंट्रल डिस्टेंस। कितने टाइप के होते हैं? लोकल अर्थक्वेक मीन्स लेस देन 1 डिग्री पे होता है। रीजनल अर्थक्वेक 1 to 10 डिग्री। देन टेलिस्मिक अर्थक्वेक है ग्रेटर देन 10 डिग्री। ये मतलब जहां पे क्रिएट होगा उसके, और यहाँ पे जहाँ पे क्रिएट होता है या फिर जहाँ पे हमारा अर्थ सरफेस पे जाता है वहां से भी हम नाप सकते हैं, और नीचे से भी नाप सकते हैं जहाँ पे मेरा क्रिएशन होता है मीन्स फोकस से भी नाप सकते हैं कि 10 डिग्री पर हो रहा है कि 20 डिग्री पर हो रहा है। सॉरी, मोर देन 10 डिग्री अगर हो जाएगा तो टेलिस्मिक हो जाएगा। लेस देन 10 डिग्री रीजनल। लेस देन 1 डिग्री लोकल। ठीक है, ये बेस्ड ऑन एपी सेंट्रल डिस्टेंस हो गया। अच्छा, एपी सेंट्रल डिस्टेंस कैसे हम लोग मेजर करेंगे, किस बेसिस पे? हेलो? एपिक सेंटर से लेके प्लेस ऑफ इंटरेस्ट तक जितना भी एरिया आएगा सर, वो कर्वेचर के हिसाब से हम लोग वो कैलकुलेट करते हैं सर। हाँ, उसको कर्वेचर के हिसाब से मीन्स जो फोकस से जो भी डिग्री बनेगा, जो हम जैसे यहाँ बताए ना एंगल जो बनेगा, जो भी एंगल बनेगा उस हिसाब से हम एपी सेंट्रल डिस्टेंस काउंट कर सकते हैं। जैसे कोई किसी ने पूछ ले कि एपी सेंट्रल डिस्टेंस कैसे काउंट करोगे, तो हम वैसे काउंट कर सकते हैं, उसको ट्रायंगल मान के उसका मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बेस हाइट परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूस जो हो जाएगा उससे हम लोग नाप सकते हैं। ठीक है, देन आता है इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट। हेलो? ठीक है, तो 2 टाइप्स ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट प्राइमरी इफेक्ट, देन सेकेंडरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट effects related with origin of earthquake are known as primary effect. Primary effects are directly connected with geology and topography. अच्छा, प्राइमरी इफेक्ट जियोलॉजी और टोपोग्राफी से कनेक्टेड रहता है, क्यों बोला ऐसा? हेलो? हेलो? नहीं है सर। किसी को? नो सर, नहीं समझ में आ रहा। हम बता रहे हैं। प्राइमरी जो हमारा कनेक्टेड रहता है जियोलॉजी से इस प्रकार से कनेक्टेड रहता है क्योंकि जो भी हमारा चेंजेस होता है इन्वायरमेंट में, जो चेंजेस होगा वो प्राइमरी इफेक्ट होगा। ठीक है, जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस होगा वो हमारा प्राइमरी इफेक्ट होगा, और जो भी मैन मेड होगा वो हमारा क्या होगा? सेकेंडरी इफेक्ट हो जाएगा। जिससे सपोज मान लो कि चेंज इन टोपोग्राफी, फॉर्मेशन ऑफ न्यू हिल्स। अब फॉर्मेशन तो हम कोई मैन मेड तो हो नहीं सकता है, फॉर्मेशन तो होगा हमारा नेचुरल से ही ना होगा। जब वोल्केनिक एरप्शन होगा तभी हमारा मैन मेड सॉरी नेचुरल हिल्स बनेंगे, है ना? यस सर।
देन उसके बाद हो सकता है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग वाटर कोर्सेज। अब जो भी हमारा वाटर कोर्स है, अगर हम एक स्पेसिफाई कर दें कि हाँ इसी डायरेक्शन में वाटर फ्लो होगा, तो हमारा मैन मेड हो गया। बट नेचुरल जो हमारे रिवर्स होती है, रिवर्स में जो डाइवर्जन होता है वो नेचुरली होता है। सपोज एक एग्जांपल ले लो, गंगा रिवर, ठीक है। तो गंगा रिवर में बहुत सारा डिपोजिशन हो जाता है, सैंड का हो जाता है, उसके बाद फिर सिल्ट का हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे नेचुरल हो गए, ठीक है, नेचुरल हो गए, दे देंगे हम, ठीक है, ये नेचुरल हो गया हमारे। देन फिर क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वाटर कोर्स, रैपिंग ऑफ स्ट्रेटा। अब रैपिंग ऑफ स्ट्रेटा कैसे हो सकता है? रैपिंग ऑफ स्ट्रेटा इज इन रॉक, या फिर हमारा किसमें लैंड सरफेस में भी हो सकता है। रैप कैसे होता है? ड्यू टू सडन चेंजेस और सडन ड्रॉप और सडन या फिर वियरिंग कैपेसिटी कम होना लैंड सरफेस का, ठीक है, इस वजह से हमारा रैप हो जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यू, फॉर्मेशन ऑफ सैंड ड्यू क्यों बनता है? ये तो सभी लोग जानते होंगे। हेलो, जो सर सैंड से पहाड़ बनता है। पहाड़ तो बनता है, वो भी हो जाता है, उसके बाद कभी कभी डिगिंग भी हो जाता है, अच्छा। सैंड डिगिंग भी हो जाता है, ठीक है। देन आता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज क्रैक्स इन लैंड। अब क्रैक्स कैसे आएगा? क्रैक्स हमारा में भी हो सकता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट होता है उसके वजह से अर्थक्वेक होता है, उसके वजह से भी क्रैक्स हो सकता है। देन फिर हमारा होता है जो फॉर्मेशन होता है रॉक का, रॉक का फॉर्मेशन, कहीं पर इम्प्योरिटीज होता है रॉक्स में, वो भी क्रैक कर सकता करता है, ठीक है, या फिर सडन ड्रॉप से भी होता है, ये सब क्रैक्स आ जाते हैं। देन क्या है, चेंज इन अंडरग्राउंड वाटर लेवल। अब अंडरग्राउंड वाटर लेवल में क्या है, बहुत लॉस ऑफ वाटर की होगा उसमें। हेलो, क्या बोल रही हो? लॉस ऑफ वाटर। कहाँ पे लिखा? हाँ, लॉस ऑफ वाटर कहाँ पे बोल, लास्ट वाला? यस। मैं वही तो नहीं सर, फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन लैंड्स। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूज क्रैक्स इन लैंड, हाँ ये भी होता है। सपोज मान लो कि अगर हमारा वाटर लेवल बहुत कम हो गया या फिर ड्राई एरिया हो गया, उसमें भी तो क्रैक्स आ सकता है, ठीक है, या फिर सडन चेंजेस से भी क्रैक्स आ जाता है, या अनइवन लोडिंग से भी क्रैक्स आ जाएगा बहुत ज्यादा। कभी कभी देखते होगे कि रोड पे क्रैक्स आ गया, रोड के बीच में क्रैक्स आ गया, या फिर किसी लैंड में क्रैक्स आ गया, बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं और बहुत डीप होते हैं क्रैक्स वो। तो क्यों होता है? वो अनइवन लोडिंग की वजह से होता है। आज सरफेस पे अनइवन लोडिंग होता है, या फिर उसमें वाटर लेवल का कम हो जाना वो भी होता है, ठीक है, ये होता है। देन फिर लास्ट हमारा अनइवन लोडिंग का कुछ एग्जांपल सर? क्या चीज? अनइवन लोडिंग का मतलब सर? अनइवन लोडिंग, सपोज मान लो कि हमने एक बिल्डिंग बनाया, ठीक है, बिल्डिंग बनाया और यस सर। बिल्डिंग के पास में एक प्लेस खाली है। अब हम अपना बिल्डिंग तो बना दिए, तो मेरा बिल्डिंग का जो लोड है बहुत हाई है, तो मेरा यस बिल्डिंग सर। थोड़ा मीन्स मंथली ईयरली तो सेटल करेगा नहीं, बहुत सालों बाद वो सेटल करेगा, धीरे धीरे जो भी लोडिंग है सेटल करता जाएगा, मीन्स उसका सेटलमेंट होता है, कंसोलिडेशन होगा हमारा जो फाउंडेशन है, ठीक है। और जो साइट क्या है वो तो फाउंडेशन का उसका सेटलमेंट हो नहीं रहा है। तो फाउंडेशन, ये सॉरी, जहाँ पे स्ट्रक्चर बना है और जहाँ पे इम्पिटी प्लेस पड़ा हुआ है उसके बीच में क्रैक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये लोडिंग है, वो लोडिंग नहीं है, उससे भी क्रैक्स आता है। या फिर कभी आप देख लो खेत वगैरह है, जो भी कल्टीवेटेड खेत मीन्स लैंड है, उस पे अगर हम वाटर को बहुत ज्यादा एक जगह पे स्प्रे और एक जगह पे ड्राई रखें, ठीक है, तो जो वाटर हमारा जब उसका वाटर एडजस्ट हो जाता है, मतलब नीचे चला जाए या फिर इवेपोरेट कर जाए वाटर, तो वहां पे देखते हो कि क्रैक्स आता है कि नहीं आता है? यस सर। हाँ, तो वो भी लोडिंग की एक वजह होती है।
या फिर सेल्फ वेट के कारण वो क्या करता है, कंसोलिडेट होता जाता है धीरे धीरे, ठीक है। जहाँ पे वाटर नहीं है वहां पे चुपचाप ऐसे ही प्लेन रहता है। तो जो भी हम रोड बनाते हैं मीन्स व्हीकल चलने के लिए, या फिर ट्रेन का लाइन बिछाते हैं, तो उस पे पानी डालते रहते हैं, क्योंकि उसका पानी डालने से सेटलमेंट ज्यादा होता है, सेल्फ वेट ज्यादा नीचे जाता है, ठीक है। सेल्फ वेट की वजह से सेटलमेंट ज्यादा होता है। या फिर हैवी स्ट्रक्चर में कहीं पर बनाना है, बिल्डिंग वगैरह कॉमर्शियल बनाना है, तो वहां पर हम लोग फाउंडेशन बनाने के बाद 2-3 महीने 4 महीने के लिए छोड़ देते हैं फाउंडेशन को, उसमें मिट्टी डाल के पानी भर देते हैं, क्योंकि उसका सेटलमेंट होता रहता है धीरे धीरे, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? यस सर। नो ठीक सर। है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी इफेक्ट, सेकेंडरी इफेक्ट में क्या आ गया, मीन्स ये हम कह सकते हैं कि मैन मेड। मैन मेड कैसे हो जाएगा, सेकेंडरी इफेक्ट्स आर कॉज्ड ड्यू टू पैसेज ऑफ सिस्मिक वेव्स एंड आर एसोसिएटेड विद ग्राउंड शेकिंग। अब ग्राउंड शेकिंग कैसे होता है, मूवमेंट भी हो सकता है या फिर मैन मेड हो सकता है। देखो, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ, जो भी हमारा ह्यूमन एक्टिविटी करता है, डिस्टरबेंस डालता है, क्रिएट करता है डिस्टरबेंस, उससे भी हमारा बहुत नुकसान होता है, ठीक है। बहुत ही वाइब्रेट करता है हमारा अर्थ सरफेस। देन है डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, ये भी हो गया। डिस्ट्रक्शन ऑफ डैम एंड ब्रिजेस, डैम एंड ब्रिजेस तो कोई नेचुरल तो बना नहीं है, बनाता कौन है, मैन ही बनाता है, मैन मेड है ये, ठीक है। तो सेकेंडरी इफेक्ट जो तुम्हारा है वो टोटल मैन मेड पे डिपेंड कर रहा है। फिर है लैंडस्लाइड एंड मड स्लाइड। लैंडस्लाइड मींस पहले एग्जांपल एक ले लिए थे हम लोग, रिजर्वायर या डैम के ले लिए थे। अभी मड स्लाइड, जैसे सपोज मान लो कि बहुत सारा हमारा स्लजी एरिया भरा हुआ है, स्लजी एरिया है, और वो धीरे धीरे सेटल हो रहा है, जैसे मर्सी एरिया है। मर्सी एरिया हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, दलदल। हेलो हेलो, ठीक है। यस सर, दलदल ही बोलते हैं। सर हाँ हाँ, बोलो क्या बोल रही हो। यस सर, दलदल ही बोलते हैं। हाँ ठीक है, तो ये भी सेटल होता रहता है धीरे धीरे। उसके बाद क्या आ गया, अप प्रूफिंग, अप रूटिंग ऑफ ट्रीज। अप रूटिंग मीन्स रूट्स कभी कभी क्या होता है बाहर भी निकल आता है, तो उसकी वजह से या फिर रूट फैलना स्टार्ट होता है, तो क्रैक्स आ जाता है हमारा किसमें, लैंड मीन्स जो ग्राउंड सरफेस है उसमें क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। क्रैक्स आएगा तो क्या करेगा, सपोज मान लो कि आज मैंने एक ट्री का प्लांटेशन किया, ठीक है, और वो 5 साल बाद 6 साल बाद क्या करेगा, उस एरिया को कवर कर लेता है अपना, जो भी है वो थिक होता जाता है, धीरे धीरे मोटा होता जाता है, तो उसके जो रूट्स होंगे वो भी तो फैलेंगे। अब रूट्स फैलेंगे, उसके बाद रूट अगर पेड़ डेथ कर गया, उसको काट दिया गया, तो क्या होगा, उसका रूट्स सड़ने लगेगा धीरे धीरे, फिर वहां पर सेटलमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत ये क्रिएट करता है, ठीक है। फिर क्या है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये बहुत तरह से हो सकता है, ठीक है। एक तरह तो इसमें नहीं है साइकोलॉजिकल इफेक्ट, जैसे कुछ डैमेज कर रहा है, किसी चीज को तोड़ रहा है, ठीक है। फिर वर्स्ट इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, डैमेज टू रोड एंड रेलवे लाइंस, डिस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन एंड टीवी टावर्स, ह्यूज वेव्स इन द सी, लाइक सुनामी कह सकते हो, ठीक है। फायर बाय डैमेजिंग गैस लाइंस एंड स्नैपिंग इलेक्ट्रिक वायर्स। अच्छा, गैस लाइन जो होता है बहुत बड़ा मीन्स इफेक्ट डालता है डिस्टरबेंस में, बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि गैस एक जगह पे तो रहती नहीं है, वो सारे जगह पे फैल के ही डैमेज करती है, ठीक है। हेलो, यस सर। यस सर। सब लोग क्लास में ही हो, यस सर, मैं तो प्रेजेंट हूँ। काम कर Yes, रहे sir. हो। साइकोलॉजिकल वाला नहीं समझ में आया था। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, यस सर।
और उसके नीचे वाला भी सर। कौन सा है? साइकोलॉजिकल इफेक्ट एंड वर्स्ट इफेक्ट ऑन कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, यस। एक मिनट को हम देख के बताते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। 1 मिनट। साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, इसको सर्च मान लो, ठीक है, क्योंकि 1 मिनट को बता देते हैं। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट। हेलो, यस सर। यस सर। साइकोलॉजिकल इफेक्ट वो होता है, सपोज मान लो कि डेड बॉडी हो गया, डिपॉजिट कर दिए बहुत सारा चीज, ठीक है, डेड बॉडी हो गया, या फिर किसी डिजीज को हम फैला रहे हैं, तो डिजीज से भी जो भी इन्वायरमेंट में हमारे जीव जंतु हैं, दूसरे लिविंग जो भी जीवित हैं, उन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे कंपोज होता जाता है। जब कंपोज होगा तो क्या होगा, वहां पर सेटलमेंट होने लगेगा, क्योंकि ऊपर से हम कुछ भी दबाएंगे, ऊपर से डालेंगे प्रेशर, तभी ना कंपोज होगा। जो भी वेस्ट मटेरियल हम डाल रहे हैं, किसी प्लेस पे डंप कर रहे हैं, तो कैसे होता है, वो धीरे धीरे सेटल होता जाता है ना। यस यस सर। सर, डिकम्पोज होता है। हाँ, डिकम, तो वही साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो गया, ठीक है। देन ये क्या है, वर्स्ट इफेक्ट। वर्स्ट इफेक्ट क्या है ये? वर्स्ट इफेक्ट यही होगा जैसे हम लोग कोई चीज यूज नहीं करना है, फिर भी उसको हम लोग डिस्टर्ब करते जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं। हेलो, हेलो। यस सर। वर्स्ट इफेक्ट ऑफ ऑन कम्युनिकेशन, सपोज मान लो कि तुम्हारे जैसे 4G था अभी, है ना, 4G से फिर अभी 5G आने वाला है, बोलते हैं लोग 5G आ जाएगा। ये इफेक्ट करता है कम्युनिकेशन, जो भी हमारा नेटवर्किंग है, या फिर जो भी हमारा सिग्नल्स हैं, ये इफेक्ट डालते हैं, मीन्स हार्म पहुंचाने के लिए, बहुत सारा हार्म पहुंचाते हैं। ये भी जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, ये भी हार्म पहुंचाता है, ठीक है। और कुछ पूछना है? हेलो, ओ सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है? मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी। मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, तो मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। Magnitude of an earthquake is a measure of amount of energy released during an earthquake. अब कोई भी प्लेट्स का मूवमेंट जो होगा, उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है, उसी की वजह से तो हमारा वेव फॉर्म होता है, ठीक है। या फिर सपोज मान लो कि अगर हम किसी दो रॉक्स हैं, दो रॉक्स को आपस में अगर हम टकराते हैं, उससे साउंड भी प्रोड्यूस होता है, और उसमें कभी कभी लाइट्स भी प्रोड्यूस होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो यही है, मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक जब होता है तब उसमें एनर्जी भी रिलीज होती है और वेव भी फॉर्म होते हैं,
ठीक है, जो हमको बहुत सारा डैमेज पहुंचाते हैं। देन है इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज ए मेजर ऑफ द एक्चुअल ग्राउंड शेकिंग एट ए लोकेशन ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। मीन्स कितना वो डिस्टर्ब करता है, कितना कितना इंटेंसिटी का डिस्टरबेंस है उसमें, ये मेजर करता है। ये क्या है? इंटेंसिटी। ठीक है। देन मैग्नीट्यूड, it is the quantitative measure of the actual size of the earthquake। ये क्वांटिटी हम इसका पता कर सकते हैं, कितने क्वांटिटी का। देन इंटेंसिटी, इट इज द क्वालिटेटिव, मीन्स किस कैटेगरी का आया था, मीन्स हाई था, लो था, मीडियम था, कौन सा था, ये कैटेगरी है। ठीक है। देन मैग्नीट्यूड, फॉर ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड इज सेम फॉर ऑल द प्लेसेस। मीन्स कभी कभी क्या होता है, एक ही मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बहुत सारा प्लेस पे, मीन्स उसका इफेक्ट कम नहीं पड़ता है, सारी जगह सेम रहता है, इस टाइप का भी आ सकता है। ठीक है। बट इंटेंसिटी डिफर करता है। फॉर ए पर्टिकुलर अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक डिक्रीजेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर। अगर डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। ठीक है। इट इज मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड क्या है? इट इज मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ अर्थक्वेक। एंड इंटेंसिटी क्या है? इट इज लेस प्रिसाइज देन मैग्नीट्यूड। ठीक है। ये डिफरेंस दोनों में है, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। सर लास्ट पॉइंट समझाइएगा फिर से। इट इज मोर प्रिसाइज मेजर ऑफ अर्थक्वेक एंड नंबर सेकेंड जो इंटेंसिटी है वो क्या है? लेस प्रिसाइज देन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किस मैग्नीट्यूड का आया? ठीक है, किस मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड बहुत मायने, मतलब इस पे जोर ज्यादा देते हैं कि किस मैग्नीट्यूड का आया था। इंटेंसिटी तो आया था कि हाँ कितने प्लेस तक ये हार्म किया, कितने डिस्टेंस तक ये हार्म पहुंचाया, मीन्स उसका वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। बट मैग्नीट्यूड अगर किसी एक प्लेस पे बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कर देगा, ये दूसरा। फिर ये क्या होता है, एक ही प्लेस पे नहीं, हर प्लेस पे इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बट कहाँ तक पहुंचेगा इसका इफेक्ट, ये इंटेंसिटी कहलाएगा। ठीक है। सर हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो हॉरिजेंटल हम लोग अर्थक्वेक कंसीडर करते हैं वो इंटेंसिटी हो सकता है, और जो वर्टिकल कंसीडर करेंगे वो मैग्नीट्यूड हो सकता है। हाँ, ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी जब हमारा डिस्टेंस ले रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल है ही ना। ठीक है। मींस फिर मैग्नीट्यूड वर्टिकल कैसे बोल सकते हैं सर? इस प्लेस पे यहाँ ज्यादा पर इफेक्ट डाला है, ये हम कह सकते हैं वर्टिकल, या फिर हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी ले सकते हो। ठीक है। कितने किस प्लेस पे ज्यादा डैमेज पहुंचाया, ये हो गया मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी हमारा किस प्लेस तक पहुंचा, किस प्लेस तक डैमेज कर रहा है। ठीक है। हेलो। यस सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। फिर क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग्स। अच्छा, ये अभी बाद में पढ़ाते हैं। ठीक है। आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि लेक्चर ज्यादा हो गया है। फिर आगे नेक्स्ट। सर मेरा लास्ट, हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर बोल रहे हैं, लास्ट क्लास मेरा मिस हो गया था, तो उसका कुछ रिकॉर्डेड अगर है तो मिल सकता है? हाँ सब मिल जाएगा, अरे ये सब दे देंगे हम। ठीक है, नोट सारा दे देंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर सर, जो लेक्चर रिकॉर्डेड हो रहा है। लेक्चर यूट्यूब पर हम अपलोड कर देंगे आज। ठीक है, यूट्यूब पर देख लेना, डिपार्टमेंट का जो यूट्यूब चैनल है उस पर देख लेना। चैनल का नाम क्या है सर? चैनल का नाम, जो तुम्हारा ये मेल आईडी है डिपार्टमेंट का, यस सर। इसी नाम से है, ओके। सीसी सिविल। ओके सर, अपलोड कर। ठीक है, फिर आज इतना ही रहने देते हैं। ओके। यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। यू कैन लीव। थैंक यू सर। ओके, सर थैंक यू। ये बता दीजिए ना इसका सिलेबस का, कौन सा? हाँ सब्जेक्ट बोलो। का।
8 सेम का 8 सेम का सिलेबस सर, उसमें नहीं है, केवल सब्जेक्ट मेंशन ही नहीं है सर, सिर्फ प्रोजेक्ट मेंशन है, तो सिर्फ हम लोग को प्रोजेक्ट करना है 8 सेम में। मेरा बात सुनोगी पहले। यस सर। हाँ, तो 8 सेमेस्टर का जो सिलेबस तुम्हारा है अभी प्रोजेक्ट दिया हुआ है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट यस सर। क्या है देखियो। प्रोजेक्ट नहीं, 3 क्रेडिट का है प्रोजेक्ट सर। हाँ 16 क्रेडिट का, हाँ कितने 16 नंबर का है? 16 क्रेडिट नंबर है। नहीं दिया सर, 16 क्रेडिट है केवल। 16 क्रेडिट अगर प्रोजेक्ट है तो खाली तुम्हारा 8 सेमेस्टर में प्रोजेक्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर कुछ चेंजेस होता है, सब्जेक्ट ऐड होता है तो अलग बात है, वरना अभी तुम्हारा वही प्रोजेक्ट ही रहेगा। अभी 7 सेम का यस सेम का तो बाद में बात करते हैं। यस सर ये सर। एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट बोले सर, उसका वो नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया? आप बोले थे सर एप्लीकेशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर में बनाना है, तो वो नहीं समझ में आ रहा। एप्लीकेशन ओरिएंटेड मींस उसका क्या यूज है, जो प्रोजेक्ट कर रहे हो किसी न किसी यूज में होना चाहिए वो, ठीक है। मतलब सर उस प्रोजेक्ट का एम। प्रोजेक्ट का एम मतलब नहीं है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड मींस होता है अगर तुम एक वेदर पे प्रोजेक्ट कर रहे हो, वेदर मान लो कि टेम्परेचर को ही ले रहे हो, तो टेम्परेचर ये बोल सकते हो कि हाँ मैं फॉरकास्टिंग कर रहा हूँ इन फ्यूचर, जो भी अगर मुझे कुछ डैम बनाना है, रिजर्वायर बनाना है, या फिर बिल्डिंग्स बनाना है, या फिर मुझे कोई कल्टीवेशन करना है किसी लैंड पे, तो ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड हो गया, ठीक है। या फिर मैं कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, तो बिल्डिंग बना तो बहुत सारा बिल्डिंग है, बट मैं बिल्डिंग को कंपेयर कर सकता हूँ किसी बिल्डिंग से। ठीक है। ओके, मेरा थोड़ा गला जाम हो गया, ठीक है, बाद में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, सर। थैंक यू ऑल, यू कैन लीव।